अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान मिराहिल शेख। व्यूअर्स, आज चैंपियंस ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा दुबई में, जो कि होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये मुकाबला कैसा होगा, कौन फेवरेट्स होंगे, कौन इम्पैक्ट प्लेयर्स होंगे, ये सब डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र। उम्मीद है आपका पैर ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक्साइटेड हैं? आज एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा आज? आई थिंक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है और आई थिंक वो जो चारों टीमें जो सेमीफाइनल की दौड़ में लगी हुई थी वो अब वहाँ पहुँच चुकी हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्ल्ड कप में भी ये फाइनल में आपस में एक दूसरे से टकराए थे और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इनको बीट कर दिया था। सो इंडिया डेफिनेटली अब कोशिश करेगी कि वो बीट करके अपना ना सिर्फ वो बदला ले और फाइनल में पहुँचने की सादत हासिल करे चैंपियंस ट्रॉफी की। एक तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो नहीं है जिन्होंने उनको वर्ल्ड कप में हराया था, क्योंकि इनके 6 प्लेयर्स अनफिट हो गए हुए हैं या रिटायर होके बाहर हो चुके हुए हैं। सो ये कदरे इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। अच्छे प्लेयर्स तो हैं बट इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और अभी रिसेंटली इनको एक और प्रॉब्लम हुई कि इनके एक और प्लेयर अनफिट हो गए, तो उनकी जगह भी इन्होंने एक 21 साल कॉनली को एज ए रिप्लेसमेंट ले लिया है, जो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। हार्डली 1 से 2 या 3 वो वनडेयर्स खेले हुए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इस वक्त गिरी हुई नज़र आती है। और जिन कंडीशंस में मैच हो रहा है वो मैच हो रहा है दुबई में। दुबई पर स्पिनर्स आपको देखें वहाँ ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में इंडिया ने 4 स्पिनर्स के साथ खेले। उन्होंने वरुण को जो है वो इंक्लूड कर लिया, वेराज वो पहले 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे थे। तो मोर और लेस इंडिया की स्ट्रेटजी तो यही होगी कि वो अपने इन्हीं स्पिनर्स ओरिएंटेड टीम को बनाएं और उनकी जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो डिलीवर करें इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रन्स। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दुबई में जो भी टीम पहले बैटिंग करती है वो 250-260 के लगभग अगर वो रन्स कर लेती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम के लिए कि वो उसको चेस कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो खासा है वो ये है कि आउट ऑफ नोवेयर वो कोई ना कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देती है बैटिंग में, फील्डिंग में या बॉलिंग में। सो वो किसी भी टीम के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। सो मेरे नज़दीक इंडिया को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ज़रा सा भी आपने छूट दी तो वो जो है काफ़ी हद तक आपको डेंट डाल सकती है। पिच कंडीशन देखी जाए तो इंडिया को तो इस पिच पे खेलने की बहुत आदत हो चुकी है। उन्होंने अपने सारे मैच जो हैं वो खेले हैं दुबई में। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ये नया होगा एक्सपीरियंस। सर, हम बात कर लेते हैं पिच कंडीशन की। तो क्या लगता है टॉस जीतकर दोनों टीम्स की क्या प्रेफरेंस होगी कि वो पहले बैट फर्स्ट करें या बॉल फर्स्ट करें? देखिए, अब यहाँ आगे बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी बैटिंग के ऊपर इन्हिसार कर रही है और वो टॉस जीतते भी हैं तो दूसरी टीम को बैटिंग करने की दावत देते हैं। ये तो उन कंडीशंस पे तो अभी तक हमने देखा वो बहुत सक्सेसफुल रहे जहाँ पर अच्छी बैटिंग पिचेस थी। लेकिन एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे बाद में जाके स्पिनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात डालते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतने के बाद पहले इंडिया को बैटिंग करने की दावत देगी या नहीं देगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उनके जो इनएक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, अर्ली अगर उनको इंडिया को बैटिंग दे देते हैं तो वो 260-70 रन करने की एहलियत रखती है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया वो रन चेस कर लेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो ये स्ट्रेटजी की थिंकिंग होगी। इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में, वो दोनों करके जीते हैं अपने सारे मैच। उन कंडीशंस को पूरी तरीके से आई थिंक हर टीम ये बात कर रही है। इवन अभी जो ये न्यूजीलैंड वाला मैच जो न्यूजीलैंड हारी है, मैट हेनरी ने भी स्टेटमेंट में यही कहा कि जो इंडिया है उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था, बिकॉज सारे मैचेस वो वहीं खेल रहे हैं, उनको कंडीशंस का पता है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उससे कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि चौथा स्पिनर डालना जो है वो स्ट्रेटजी ही थी ना,
क्योंकि उन्होंने जब देखा कि पिछले 3 मैचेस में हमारे स्पिनर कामयाब हो रहे हैं तो उन्होंने चौथा स्पिनर भी डाल दिया, एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर दिया और वही जो चौथा स्पिनर उन्होंने डाला वरुण को, वो 5 विकेट्स ले गया। सो ये वो चीज़ें हैं जिसमें बड़ी हो जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हो रही है उनके अपने मुल्क में। एक उनके जो कांग्रेस वुमन है उसने तो रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें कर दी हैं कि ये तो फैट है और ये मतलब इस तरह की चीज़ें, इसको तो टीम में नहीं होना चाहिए, यू नो। हाँ, तो मतलब यानी हम ये देखें कि क्रिकेट ऐसी चीज़ है सब कॉन्टिनेंट में कि वो किसी को नहीं छोड़ते। हालांकि इंडिया की टीम इंडिया की टीम जीत रही है, लेकिन वहाँ जो लोग हैं जो समझते हैं कि जी ये अनफिट हैं, इसकी ये बहुत मोटे हो चुके हैं, इनको फिटनेस लानी चाहिए। सो ये वो चीज़ें हैं। लेकिन इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों टीमें भरपूर कोशिश करेंगी इस मैच को जीतने के लिए और अपनी पूरी स्मिथ जो है वो आई थिंक बहुत ही श्रूड कैप्टन है। ऑस्ट्रेलिया को अभी तक हमने देखा कि उन्होंने जिस अंदाज में वो लेके चले हैं, सो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि हमारी बैटिंग क्लिक करेगी और हम उनको इंडिया को हरा देंगे। सर, प्लेइंग 11 के ऊपर आ जाते हैं तो हमें ऑस्ट्रेलिया को तो एक पता चल चुका है कि उनके जो ओपनर है मैथ्यू शॉर्ट वो अनफिट हो चुके हैं, उनकी जगह कॉनली खेल रहे होंगे, तो ये कैसा डिफरेंस डालेगी उनकी टीम में? 2 चीज़ें हैं इसमें। जो सबसे बड़ा जो उनका थिंक टैंक सोचेगा, क्योंकि मैच जो है वो दुबई में है, वहाँ पर स्पिन जो है वो काम दिखा रही है और अच्छी बॉलिंग कर रही है। इनके पास सिर्फ एक ही जेन्युइन स्पिनर है, जैम्पा, बाकी मैक्सवेल आगे बॉलिंग करते हैं। इनफैक्ट जो मैथ्यू शॉर्ट जो अनफिट होके गए हैं वो भी ऑफ ब्रेक कर लेते थे। तो इसलिए अब क्या ये कॉनोली को, जो कि अभी यंग प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, उसको प्रेफर करेंगे या इनके पास एक और ऑलराउंडर मौजूद है जो फास्ट बॉलिंग करते हैं, सो उसको ये इंक्लूड करेंगे? तो ये डिसीजन जो है ये हार्डी है, वो जो उनके ऑलराउंडर हैं, उस इन दोनों के दरमियान रेस होगी। लेकिन मैं दुबई की कंडीशन को देखते हुए जब देखता हूँ तो फास्ट बॉलर्स का मुझे इतना रोल नज़र नहीं आता। लेकिन जो ये कूपर कॉनली हैं ये बिल्कुल ही रॉ हैं, क्या इसके ऊपर इतना बड़ा वो रिस्क ले सकते हैं? मेरे अपने नज़दीक रिस्क लेना बनता भी इसलिए है कि क्योंकि वो पिच ऐसी है कि जो हो सकता है उसको हेल्प करे। सो ये डिबेटेबल पॉइंट है, ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्या डिसाइड करती है। सर, ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक और जो शाइनिंग स्टार बन के उभरे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, जो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, जॉश इंग्लिश की बात कर लेते हैं। वो नॉट आउट रहे और उन्होंने सेंचुरी बनाई, 120 रन उन्होंने बनाए फॉर 86 बॉल्स। 8 उनके चौके थे और 6 उनके छक्के थे। स्ट्राइक रेट उनका ब्यूटीफुल 139 प्लस था। नॉट आउट रहे और ये इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने मैच खेला वो जीत भी गए। जॉश इंग्लिश की आए आपको दिखाते हैं कुछ अहम झलकियाँ। जी हारून साहब, ये थी जॉश इंग्लिश की इनिंग्स जिसमें उन्होंने 120 बनाया। हमने देखा कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन, उनकी गेम अवेयरनेस कितनी खूबसूरत थी और यही वो चीज़ें होती हैं जो कि मैच आपको जितवा देती हैं। तो आप जॉश इंग्लिश को कैसे देखते हैं कि अगेंस्ट इंडिया वो कैसा परफॉर्म करेंगे? देखिए, की बैटर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फ़र्क होगा, प्रॉब्ली पिच वैसी नहीं मिलेगी जैसे ये पिच थी जिसमें इन्होंने चेस किया 350 रन्स। वहाँ पिच में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, वो अपने स्टाइल ऑफ प्ले को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनका एग्रेसिव इंटेंट होता है। वो इरिस्पेक्टिव जो भी सामने आएगा वो उसमें वो एग्रेसिवली खेलने की कोशिश करेंगे। आई थिंक जॉश इंग्लिश एक बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अगर आप देखिए उनके पास और भी बैटर्स हैं, मैक्सवेल, वो भी आके मैच को चेंज कर देता है। देन ऊपर से अगर आप देखते हैं तो ट्रेविस हेड हैं, वो मैच को चेंज कर सकते हैं। एलेक्स कैरी जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं नीचे। सो अगर ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग जो है ना मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन वो किस तरीके से हैंडल करेंगे इंडिया की स्पिन बॉलिंग को, ये एक देखने के काबिल होगा चीज़। अगर गेंद थोड़ा स्पिन होना शुरू हो गया, लो रहना शुरू हुआ, ये ऑस्ट्रेलियंस ऐसे बैटर्स हैं जो चाहते हैं कि बॉल थोड़ा सा ऊपर आए, और जब वो बॉल ऊपर आती है तो उसको बड़े अच्छे अंदाज में खेल लेते हैं। लेकिन जहाँ गेंद लो रहना शुरू होता है ना, वहाँ इनको थोड़े से इश्यूज होते हैं। सो उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, क्योंकि दुबई की पिच के ऊपर इनको इतना आइडिया नहीं है, बल्कि उनको तो इंडिया तो सारे मैचेस ही वहाँ खेली हैं। सो डिसएडवांटेज तो इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग इन हैविंग एक्सपीरियंस प्लेइंग इन दुबई तो है, बट स्टिल प्रोफेशनल साइड स्मिथ बहुत अच्छा खेलते हैं, वो भी कप्तान बहुत अच्छे हैं। सो मैं बड़े कॉन्फिडेंट नोट पे उतरेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, वी विल बी बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन, चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़।
व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है सेमीफाइनल का आज दुबई स्टेडियम में बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया के ऊपर बात कर लेते हैं तो हम आपको बताते चलें कि जो उनका स्पेल है वो है अनबीटन। इंडिया अभी बहुत ही अच्छे मोराल में आ रही है, कोई भी उन्होंने अपना मैच नहीं हारे, 3 मैच वो खेले चैंपियंस ट्रॉफी में और तीनों ही वो जीते। इसके अलावा उससे पहले भी जो उन्होंने अपनी होम कंडीशंस में अपनी सीरीज़ खेली हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी इंडिया जीत के आ रहा है। तो इस वक्त हारून साहब क्या कहेंगे कि एक जो सेमीफाइनल में उतरने के बाद उनका जो एक मोराल है वो तो ऑल हाई टाइम होगा, आई थिंक। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होगा। और उसके इसलिए भी होगा कि एक तो एक ही जगह पे वो खेल रहे हैं, उन पूरी कंडीशंस का उनको आइडिया, उनकी टीम वेरी वेल सेटल्ड है, उनको किसी किस्म कोई इंजरी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक वो 15 में से जिसको भी चाहेंगे वो अपने 11 में डाल सकते हैं। एंड देन विनिंग कॉम्बिनेशन को वो चेंज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वरुण ने जिस तरह आगे बॉलिंग की है उसको तो मैं नहीं समझता कि वो किसी को भी ड्रॉप सर, वरुण की जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड इनिंग्स हुई हैं दे वर ब्यूटीफुल। मैं अपने ऑडियंस को दिखाना भी चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि वरुण के जो 10 ओवर थे, उन 10 ओवर में उन्होंने 5 की विकेट्स लीं और अपने 10 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 42 रन्स कंसीड किए, यानी कि जो उनकी इकॉनमी थी वो थी 4.2 रन्स पर ओवर। आए आपको कुछ अहम झलकियाँ दिखाते हैं। जी हारून साहब, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि ये वो मैच है जिसमें न्यूजीलैंड को इंडिया ने 205 के ऊपर ही ढेर कर दिया था। 249 इंडिया ने खुद बनाए थे, 250 का टारगेट था। अगर तो 5 रन्स पर ओवर भी बना लेती न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड जीत सकती थी, लेकिन इंडिया की इतनी कंपैक्ट बॉलिंग थी और वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 5 विकेट्स लिए, प्लेयर ऑफ द मैच को उन्हें खिताब भी मिला। तो कैसे देखते हैं कि वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कैसा खेलेंगे? बिल्कुल जिस तरह वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं उसी तरीके से वो बॉलिंग करेंगे। देखिए जो सबसे बड़ा फ़र्क है वरुण में और दूसरे बॉलर्स में, ये कन्वेंशनल स्पिनर नहीं है। सर, आपको लगता है वैसे सेम प्लेइंग 11 के साथ इंडिया जाएगी? मोस्ट लाइकली वो सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाएगी। लेकिन जो मेरे अपने नज़दीक में आपको सिर्फ ये डिफरेंस बता दूं नाज़रीन के लिए भी कि वरुण जो क्यों इतने डिफ़िकल्ट बॉलर हुए, कंडीशंस उनको सूट कर रही थी, लेकिन ये कन्वेंशनल स्पिनर नहीं है। यानी ऑफ स्पिनर जो है ना वो आपको सामने से नज़र आ रहा होता है बैट्समैन को कि जो फिंगर को ये टर्न करेगा गेंद स्पिन होगी, ठीक है। लेग स्पिनर का आपको पता लगता है कि वो रिस्ट को मूव करेगा तो वो गेंद स्पिन होगी। इनका ये है कि फिंगर के साथ लेग ब्रेक भी करते हैं, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, गुगली भी करते हैं, तेज़ बॉल भी करते हैं। इसलिए बैटर को बड़ा एयर में इनको पिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली एज अ बैटर आप एयर में पिक करते हैं कि इसने ऑफ ब्रेक की है, गेंद कहाँ आएगी, इसने लेग ब्रेक की है, गेंद कहाँ आएगी। सो ये इनकी इस वजह से इनकी जो कामयाबी जो भी आपको अर्ली डेज में नज़र आ रही है उसका रीज़न यही है कि ये एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल बॉलर हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कम होता है कि इतनी एक्यूरेसी के साथ ऐसे बॉलर जो हैं वो बॉलिंग कर सकें, एक लाइन और लेंथ के ऊपर फेंक सकें। जैसे आपने इनकी इकोनॉमी रेट बताई 4.2, ये बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे बॉलर एक आध शॉर्ट बॉल, एक आध फुल टॉस और ये देना बहुत आम सी बात होती है। लेकिन इनमें मुझे ये चीज़ नज़र आई कि इनको कंट्रोल बहुत है, इनको अपने रिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिंगर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉल को बड़ा अच्छा होल्ड करते हैं और जब चाहें लेग ब्रेक कर दें, जब चाहें गुगली कर दें, जब चाहें वो रॉन्ग वन कर दें, और तेज़ बॉल भी इनकी 113-114 पे करते हैं। सो ये बैट्समैन के लिए मुश्किल है, ये चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के लिए। सर, ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स कितना अच्छा खेलते हैं अगेंस्ट स्पिनर्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि अगर तो नॉर्मल बैटिंग पिच हो, जैसे नॉर्मल फॉर्मेट में ओडीआई फॉर्मेट में या T20 में होती है, वहाँ तो आपको मैनेज कर जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर गेंद इतना ज़्यादा स्पिन नहीं करता, तो आप थ्रू द लाइन अगर मिस भी करेंगे तो आपको इतना डेंजरस नहीं होता। लेकिन जहाँ थोड़ा सा स्पिन हो रहा हो ना, आप थ्रू द लाइन खेलने जाते हैं, गेंद स्पिन हो गया, आपके बैट के एज को ले जाती है, या बैट और पैड में गैप बन जाता है। जैसे हमने भी देखा जब ये विकेट्स ले रहे थे तो बैट और पैड में गैप भी बना, गुगली समझ नहीं आई, खेला LBW हो गए। सो वो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को मॉनिटर करनी होंगी कि पहले इनको आइडिया लेना होगा कि फर्स्ट फ्यू ओवर्स में कि ये बॉलिंग क्या करते हैं, कहाँ इनकी लाइन गिरती है। डेफिनेटली देखें अब जो प्रोफेशनल क्योंकि ये सेटअप है सारे के सारे, इसकी बॉलिंग को तमाम बैटर्स अपने एनालिस्ट के साथ बैठ के, अपने कोच के साथ बैठ के एक एक जाविये से देख रहे होंगे कि ये कहाँ से बॉल छोड़ता है तो क्या होता है, कहाँ से इसकी रिस्क कहाँ ड्रॉप होती है, कहाँ ये तेज़ बॉल करते हैं, तो पूरा इसको वे कर रहे होंगे। लेकिन जब तक ये उसको खेलेंगे नहीं इतना ज़्यादा उनको आइडिया नहीं होगा। आई थिंक IPL में मुझे नहीं पता कि कितना साल ये खेले हैं, और ये बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो IPL भी खेलते हैं, लेकिन IPL की पिचेस गुड बैटिंग पिचेस होती हैं।
ये पिचेस थोड़ा सा ये पिच ट्रिकी है, क्योंकि दुबई की जो पिच है ना, इसमें हेल्प मिल रही है स्पिनर्स को। सर और स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। इंडिया के जो हैं अक्षर पटेल हैं, चक्रवर्ती के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जडेजा हैं, यादव हैं, इनमें से क्या लगता है सबसे ज़्यादा डेंट कौन डाल सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम को? देखिए, दो तो बहुत ही जो जिनका जिक्र किया आपने, वो दोनों कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ठीक है, जिसमें जडेजा और अक्षर है। कुलदीप वो एक ऐसा बॉलर है जो कि आपका विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला बॉलर नज़र आता है, वो किसी वक्त भी आपकी विकेट ले सकता है। तो कुलदीप हो गया, ये वरुण चक्रवर्ती हो गए, और ये दोनों इतनी टाइट और एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं, जडेजा और यादव, हाँ, जडेजा और अक्षर जो वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं कि अब इनका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन प्रॉब्ली अभी जो इंडिया की बॉलिंग के लिए जो चैलेंज आएगा, ऑस्ट्रेलिया में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आप किस तरीके से टैकल करते हैं, वो भी एक स्पिनर के लिए बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर जब बॉलिंग करता है तो वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन का ऑफ स्पिनर बन जाता है। अब चक्रवर्ती जो है वो लेफ्ट हैंडेड को उन्होंने पीछे तंग तो किया है न्यूजीलैंड के बैटर्स को, लेदम नहीं समझ सके थे इनको। इसी तरह अब जो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स आएंगे उनको ये किस अंदाज में बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलियंस कैसे इनको टैकल करते हैं, क्या वो अटैक के लिए जाएंगे इनके ऊपर या पहले इनको वे इन करेंगे और उसके बाद अटैक के लिए जाएंगे। सो इंटरेस्टिंग बैटल होगी, जो कि आई थिंक क्राउड भी और जो फैंस हैं और जो क्रिकेट पे टीवी पे देखने वाले लोग हैं बहुत महसूस होंगे इस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग कराई थी, तो उन दोनों को कैसे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को वो कैसा टफ टाइम देंगे? क्योंकि शामी की बात करें तो वो तो फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छे, बट कल उनकी तरफ से कोई भी जो उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था कोई विकेट नहीं ली गई। नहीं, लेकिन 4 ओवर तो किए उन्होंने। एक्चुअली वो गेम ही बिल्कुल स्पिनर्स के ऊपर ले गए थे। 40 ओवर्स का जो एडवांटेज है वो इंडिया के पास है, उनके पास ऐसे अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं जो कि 40 ओवर्स कर सकते हैं, जिनमें वो विकेट भी ले सकते हैं। इसलिए उनको जो फास्ट बॉलर्स की इतनी ज़्यादा अहमियत, अगर वो सिर्फ नए बॉल के साथ 2-2, 3-3 ओवर करके अगर वो स्पिनर्स को वापस ले आते हैं और उस 2 से 3 ओवर के 4 ओवर के स्पेल में इनके फास्ट बॉलर्स अगर अर्ली विकेट्स ले देते हैं तो वो उनके लिए बोनस होगा। इंडिया के लिए वो बोनस होगा अगर शामी और जैसे इसने हार्दिक पांड्या ने तो एक विकेट ले दी थी उनको, सो वो एक उनके लिए बोनस होगा। उसके बाद ये अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर। सर न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें तो हमें ये नज़र आता है कि श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेला था। पिछले मैचेस में देखें तो कोहली ने अच्छा खेला। क्या लगता है आपको कि जिस तरह की कंडीशन है, कंडीशंस तो उनको अच्छी तरह पता है, मालूम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं उनको फर्स्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में फेस कर रहे होंगे, तो इंडिया के कौन से बैटर्स जो हैं वो इम्पैक्ट डाल सकेंगे? देखिए, इंडिया के तो मैं समझता हूँ 7 से 8 बैट्समैन ऐसे हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि देखें रोहित शर्मा अभी तक आपको फुल अपने फ्लो में नज़र नहीं आए। आपको कोहली एक आध मैच में उसने सेंचुरी स्कोर की अगेंस्ट पाकिस्तान, वो आपको नज़र आता है कि वो भी टच में है। शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आयर ने एक मुश्किल वक्त में जब 3 विकेट्स गिर गई थी उसने बताया कि मेरे में कितना पोटेंशियल है और मैं अपनी टीम को बचा के ले जाता हूँ और इतना रन्स बना देते हैं कि उनके बॉलर्स उन पर अटैक कर सकें। सो राहुल, आई थिंक एक जो मिसिंग पॉइंट मुझे जो इंडिया की टीम में नज़र आया इस पूरी उसमें, वो एक राहुल थे। राहुल की कीपिंग भी थोड़ी क्वेश्चनेबल थी और बैटिंग में भी मुझे इतने ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आए। इक्का दुक्का इनिंग्स वो खेल लेते हैं। सो राहुल के ऊपर उनको ये सोचना होगा। मुझे लगता है कि वो शायद इसके ऊपर अभी कॉन्फिडेंस करेंगे, क्योंकि पंत भी उनके पास बैठे हुए हैं जो कि बड़े अच्छे एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी हैं और वो विकेट कीपर भी बहुत अच्छे हैं। अब क्या ये डिसीजन लेते हैं कि सेमीफाइनल के इतनी इंपॉर्टेंट मैच में वो राहुल को ड्रॉप करके किसको ले लें? अगर एक ही चांस बनता है इंडिया को, अगर वो किसी को बिठाना चाहें तो वो राहुल है। ठीक है जी व्यूअर्स, मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे। यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो आज सेमीफाइनल होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और एक और कड़ा मुकाबला होने जा रहा है कल हमारे अपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड।
हारून साहब से बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है वो उसको कैसा देखते हैं। जी सर, साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में टॉप ऑफ द लाइन खत्म करके आ रहा है, फिनिश करके आ रहा है विद 5 पॉइंट्स, तो कैसे देखते हैं कैसा ये मुकाबला होने वाला है? देखिए, दोनों टीमें बहुत अच्छी खेलती हुई आ रही हैं, दोनों ने बड़े अच्छे अच्छे मुकाबले देखे हैं। ठीक है, एक आध मैच बुरा पड़ा न्यूजीलैंड को, लेकिन आई थिंक एज ए होल अगर आप देखें तो दोनों टीमें जो है ना वेरी वेल बैलेंस्ड हैं और उनकी बॉलिंग भी पूरी है, बैटिंग भी पूरी है, उनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, उनके पास स्पिनर्स भी हैं। सो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने जाएगा ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। जो एक और इनके मुतालिक दोनों टीमों के बारे में ये होता है कि नॉकआउट स्टेजेस भी इतना अच्छा नहीं खेलते। कल आपने कहा था चोकर्स हैं दोनों। इनको चोकर्स का वो मिलता है, लेकिन ऑफ लेट ये दोनों टीमें बहुत अच्छी खेल रही हैं। उन्होंने चंद अच्छे इवेंट्स भी जीते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप में भी अच्छा खेले हैं और अब तो साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर गई है टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। सो इसलिए आई थिंक वो पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब इनके जहनों से ख़त्म हो चुकी होंगी, क्योंकि मैच पे वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और मुझे तो बड़ा अच्छा मैच नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पिच बहुत अच्छी होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की हमने देखी है, वेरी हाई स्कोरिंग पिच है, हाई स्कोरिंग पिच है, तो ये बैटिंग का मैच होगा और फील्डिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप जितना जल्दी अगली टीम को एक ऐसे स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जहां आप फील करते हैं कि हम इसको चेज़ कर लें, क्योंकि ये ड्यू फैक्टर का भी एलिमेंट आ जाता है। अगर पहले बैटिंग करके आप 350 भी करते हैं तो हमने देखा 350 चेज़ भी हुए। सो ये बैटिंग का मैच होगा, बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फील्डर्स को उनका साथ देना पड़ेगा ताकि ये जो है मैच को अपने हक में करें। सर, एक दफ़ा आप इनको बार बार दोनों टीम्स को चोकर कह चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि कल साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का जब हम मुकाबला देखेंगे तो किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, दोनों तरफ अगर आप देखें ना, जो नाम है वो नाम बहुत ज़बरदस्त है। बैटिंग में देखें, न्यूजीलैंड में अगर मिचेल की आप बात करें, डेरिल मिचेल की बात करते हैं, केन विलियमसन की बात करते हैं, फिलिप्स की बात करते हैं, रविंद्रा की बात करते हैं, दोनों ज़बरदस्त किस्म के। लेदम बहुत अच्छी फॉर्म में। अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं, रिकल्टन 100 करके आया हुआ है, उसके बाद मिलर उनके पास मौजूद हैं जो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। क्लासा बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। आप अगर माकरम को देखते हैं, वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, डिसन इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक दोनों तरफ तो फुल बैटिंग पावर हाउस है। और बॉलिंग की तरफ देखें, सबके पास वैरायटी है, उनके पास भी स्पिनर हैं। खुद कप्तान खुद जो है वो न्यूजीलैंड के, वो बड़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महाराज जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं साउथ अफ्रीका के, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। शम्सी उनके यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास रबादा इस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आप देखें कि दोनों एक कंप्लीट पैकेज है। एज ए अगर आप टीम्स देखते हैं तो एक तो बड़ा ज़बरदस्त क्लैश मुझे नज़र आता है इस सेमीफाइनल में। और उसमें तो मेरा ख्याल है जितना इन्जॉयमेंट क्राउड को मिलेगी, लोग जो टेलीविज़न पर बैठ के देख रहे हैं उनको मिलनी चाहिए कि जिस अंदाज में, जिस फॉर्म से ये लोग खेल रहे हैं। सर, पिच कंडीशंस को देखते हुए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाई स्कोरिंग पिच है, तो क्या लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैट फर्स्ट जाएगी या फील्ड फर्स्ट? नहीं, अगर तो ड्यू फैक्टर को सामने रखते हुए लोग जो है ना चेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं लाहौर में। और हमने देखा कि जितनी भी टीमें हैं वो चेस करते हुए करीब, इवन इंग्लैंड जो अफगानिस्तान से मैच हारी भी है तो सिर्फ 8 रन से आ रही है, तो करीब तो पहुंच ही गए थे वो। सो एनीथिंग अबव 325, 350, जो जितना मर्जी कोई टीम करे, दूसरी टीम समझ सकती है कि मैं इसको चेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी टीम जीतेगी वो पहले फील्ड फर्स्ट की तरफ जाएगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर देखते हुए सेकेंड हाफ में चेस करना ईजी हो जाता है। सर, यहाँ पर हम बात करते हैं साउथ एशिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ था लास्ट, उसमें हमने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्पैक्टफुल हमने पार्टनरशिप देखी क्लासा और वैंडर ड्यूसन के दरमियान। 127 रन्स की पार्टनरशिप थी और वही पार्टनरशिप मुझे लगता है कि उनको मैच जिता गई। आए व्यूअर्स आपको दिखाते हैं। जी हारून साहब, आप कैसे रेट करते हैं इस पार्टनरशिप को? क्योंकि वैंडर ड्यूसन की बात की जाए तो उनके 72 रन्स थे फॉर 87 बॉल्स, 82 प्लस उनका वो था स्ट्राइक रेट। और क्लासा की बात की जाए तो 64 पर ही वाज नॉट आउट और सिर्फ 56 बॉल्स में उन्होंने ये चेस किया था और 114 का उनका स्ट्राइक रेट था। देखिए, दोनों डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं। आप देखिए जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, और ख़ासतौर पर क्लासा तो जो बॉल को टाइम करते हैं और उसको गैप मिल जाए तो कोई चेस भी नहीं कर सकता। इतनी सेंस ऑफ टाइमिंग उनकी इतनी अच्छी है और विकेट के चारों तरफ खेल लेते हैं। देखिए, ये पिच सूट करेगी इन दोनों टीमों के बैटर्स को। गेंद में थोड़ा, क्योंकि पिच में थोड़ा बाउंस है और जहाँ थोड़ा सा बाउंस होगा वह न्यूजीलैंडर्स भी अच्छा खेलेंगे, साउथ अफ्रीकन भी अच्छा खेलेंगे। क्लासा जो है ना, वो मैं देखता हूँ कि पुल शॉट बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो कवर ड्राइव बड़ी अच्छी खेलते हैं,
हैं, फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे बड़ा अच्छा खेलते हैं। और उनकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि वो जब हिट आउट करते हैं तो गेंद नॉर्मली बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरती है। सो ये डेफिनेटली इनके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर बारी आती है और ये लंबा खेल जाते हैं तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। सर, साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्या आप उनका जो लास्ट विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके अंदर कोई चेंजेस देखते हैं प्लेइंग 11 में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि लाहौर की जो पिच को देखते हुए आप एक स्पिनर को ऐड करना तो मेरे ख्याल है बड़ी वो ज़्यादती होगी। उसके साथ जाएंगे जो कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है। इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं और उसके बाद एक स्पिनर के साथ ये जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मार्करम आके बॉलिंग कर सकते हैं ऑफ ब्रेक। सो इतना इशू इनको होगा नहीं। सो ये लोग ज़्यादातर अपने उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। और सेम विद आई थिंक न्यूजीलैंड। सर, न्यूजीलैंड क्योंकि जो लास्ट अपना मैच है अगेंस्ट इंडिया वो हारा है, उससे पहले उनकी भी जो विनिंग स्ट्रीक थी वो परफेक्ट जा रही थी। वो अपना हर मैच जीते हुए आ रहे थे। पाकिस्तान में उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेली है, उसमें भी वो जीत के आए हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी जो उनके बाकी मैच हुए वो जीते हुए आए हैं। तो उनके प्लेइंग 11 में हम कोई नई चीज़ एक्सपेक्ट ना करें? नहीं, कंडीशंस का फ़र्क था। आई थिंक इसकी वजह से वहाँ पर इनको प्रॉब्लम हुआ दुबई में। लेकिन आई थिंक यहाँ यही कॉम्बिनेशन इनका रहेगा। इनकी बॉलिंग बिल्कुल ठीक बॉलिंग कर रही है, इनके बैट्समैन बड़े अच्छी फॉर्म में है, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया है। सो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि क्यों अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ें। आई थिंक इंडिया वाला मैच तो अब ये भूल भी चुके होंगे कि ठीक है, जो होना था वो हो गया। हमने अभी नया मैच हमारा होगा और हम एक अच्छी कंडीशन पे खेलेंगे, अच्छी बैटिंग कंडीशन पे खेलेंगे। और मुझे तो उम्मीद है कि कदाफी स्टेडियम जो है वो तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ होगा। सर, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है, मार्को हैंसन जो हैं उनके प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, तो उनको कैसे देखते हैं? वो कैसा इम्पैक्ट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आके डाल सकते हैं? कौन सा प्लेयर? मार्को जॉनसन। आई थिंक देखिए, अब किसी एक प्लेयर को अगर किसी एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम कह देंगे वो हर मैच में वो करेगा तो इतना ऐसे होता नहीं है। ठीक है, उन्होंने किया, वो कोशिश करेंगे कि वो उसी तरह कंट्रीब्यूट करें। लेकिन दूसरी तरफ जो है दूसरे सर, आपने एक दिन हमें अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि आज अय्यर का दिन लग रहा है, तो वो आपकी बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन थी। उस दिन वही मैन ऑफ द मैच थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। तो क्या लगता है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर्स दोनों टीमों में कौन हो सकते हैं? ये तो मैं आपको बताऊंगा जब ये जिस दिन सेमीफाइनल होगा। क्योंकि मैंने अभी उसी दिन आपको ख्याल आता है, उस दिन आती है ना वो जो उस वक्त आमद जो आती है आपको उस वक्त होगी। क्योंकि अभी तो इन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि आई होप कि ये सारे के सारे फिट ही रहें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अननेसेसरी कोई ना कोई अनफिट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सो लेकिन आई होप, मुझे लगता है कि सारी फिट टीमें खेलें आपस में। क्योंकि पब्लिक और जो क्राउड है और जो फैंस हैं वो तो चाहते हैं अच्छी क्रिकेट को देखना। अब ये चारों सेमीफाइनलिस्ट हैं, ये ज़रूर एक दूसरे के खिलाफ बड़ा अच्छा मुकाबला करेंगी और इंशाल्लाह एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करेंगी। साउथ अफ्रीका के ओपनर्स की बात की जाए तो रायन रिकल्टन और स्टब्स ने लास्ट टाइम ओपन किया था, बट हमने इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं देखी। स्टब्स तो बहुत जल्दी ही आके वो आउट हो गए थे। देखिए, स्टब्स जो है ना वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। उन्होंने एक चांस लिया था ओपन करवाने का, क्योंकि दूसरे जो बैटर थे वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। स्टब्स एक बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर भी हैं और हिट बड़ी ज़ोर से मारते हैं। अगर वो थोड़ा सा वक्त वो स्पेंड कर गए ना तो आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस बैटिंग लाइनअप का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टब्स को ही एक और मौका देंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि एक मैच की आप परफॉर्मेंस से किसी की स्किल्स को जज नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो व्यूअर्स, हमारे पास हारून साहब की प्रेडिक्शंस जो हैं वो आ चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या मैच में वैसा ही होगा जैसे हारून साहब ने प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि देखते तो हम यही आए हैं कि ऑब्वियसली हारून साहब का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो प्रेडिक्शन करते हैं वो बहुत करीब करीब वो पहुंच जाते हैं। व्यूअर्स, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल सुबह मैच से पहले और फिर प्री मैच डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।